हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नितिका, प्रवक्ता हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति बहुत ही रोचक है। आलो अंधारी बहुत ही रोचक और प्रेरक प्रसंग है। इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन से आज आपके समक्ष मैं इस प्रस्तुति को लाने में सक्षम हुई हूँ। आज तेजी से बदलती इस दुनिया में बच्चों को कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिलना चाहिए जो उन्हें पाठ्य पुस्तक की एकरसता और बोझ से बाहर निकाले। वे उन्मुक्त संसार में पींगे बढ़ा सकें, उस पढ़ाई में वह सब हो जो उन्हें ज्ञान की विशाल दुनिया तक ले जाने में मददगार साबित हो। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चों की पूरक पाठ्य सामग्री पर विशेष बल देती है। विधान भाग 1 कक्षा 11 आधार पाठ्यक्रम की परिकल्पना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर की गई है। पूरक पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का यह उद्देश्य भी रहा है कि पाठ्य पुस्तक के दायरे में न समा सकने वाली सामग्री को बच्चों के सामने रुचिकर ढंग से पूरक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। साहित्य में रुचि बढ़ाने हेतु विद्यार्थी छोटी छोटी रचनाओं के साथ साथ किसी लंबी रचना का भी आनंद ले सकें। इसके लिए बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी को रखा गया है। आलो अंधारी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमारे साथ है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है। यह कहानी उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की है जिनमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहलुओं को जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। आपने आज तक बहुत से प्रेरक प्रसंग पढ़े और सुने होंगे। इस प्रकार के प्रसंग हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये प्रसंग जितने रोचक होते हैं, उतने ही प्रत्येक युग में प्रासंगिक भी। ऐसी ही एक प्रेरक कथा है बेबी हालदार की, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा आलो अंधारी पुस्तक में लिखा है। आइए उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह भी चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई मकान मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग सभी पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम यहाँ अकेली रह सकोगी? आलो अंधारी की इन आरंभिक पंक्तियों से उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक स्थिति का अंदाजा बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। आलो अंधारी, आप कहेंगे कि बार बार अध्याय का नाम लिया जा रहा है, किंतु इसका अर्थ क्या है? आलो अंधारी का हिंदी में अर्थ है अंधेरे का उजाला। अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार जी का जन्म सन 1974 अनुमानित है ये में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर हुआ, जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। जब 13 वर्ष की हुई तो इनका विवाह उनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया गया। विवाह के कारण 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
12-13 वर्षों के बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर वो 3 बच्चों के साथ पति का घर छोड़कर गुड़गांव चली गई और वहां से आरंभ की एक ऐसी यात्रा जो न तो उसने पहाड़ों पर की, न समुद्र तट पर और ना ही स्टडी रूम में बैठकर। उन्होंने लिखी एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बंगला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अन्यत्र अनुदित रूप में हिंदी में आई। बांग्ला में लिखी गई इस भावपूर्ण आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद श्री प्रबोध कुमार जी ने किया। आज भी बेबी हालदार गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी के रूप में ही काम कर रही हैं और सफलता से लेखन कार्य भी कर रही हैं। जैसा कि हमने ऊपर की पंक्तियों में पढ़ा कि गुड़गांव में बेबी हालदार काम की तलाश में थी। 1.5 सप्ताह तक उसे कोई काम नहीं मिला था। वह किराए के मकान में रहती थी। उसके पड़ोसी उसके पति और बच्चों के बारे में पूछते रहते थे। बेमतलब की पूछताछ चलती ही रहती थी, परंतु वे उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देती थी। एक मेम साहब की कोठी में काम करते हुए बेबी का परिचय एक सुनील नाम के व्यक्ति से हुआ। सुनील 30 से 32 वर्ष का था और वह मोटर चलाता था। वह बेबी को काम दिलाने के लिए एक मकान मालिक के पास ले गया। मकान मालिक भले व्यक्ति लगते थे। अगले दिन उन्होंने बेबी को घर का सारा काम समझा दिया। वह प्रतिदिन दोपहर तक सारे काम करके अपने घर पर वापस लौट जाती थी। बेबी का काम 800 रुपये महीना से नहीं चल रहा था, इसलिए उसे एक सस्ता मकान लेना पड़ा। इस मकान का किराया तो 500 रुपये महीना था, किंतु मकान की अन्य बहुत सी परेशानियां थी। वहां पानी की दिक्कत तो थी ही, बाथरूम की भी असुविधा थी। 4 घरों के बीच बाथरूम केवल एक ही था। इस कारण से सुबह शौच के लिए भी बहुत परेशानी होती थी। शौच के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। इन सब कारणों से लेखिका यानी कि बेबी हालदार बहुत परेशान थी। उसके मकान मालिक की पत्नी भी उसे बेमतलब की पूछताछ करती रहती थी। इस कारण से वो इस मकान में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मालिक ने बेबी से कहा, तुम भी मुझे मेरे बेटों की तरह तातुश, तातुश से अभिप्राय है पिताजी, उसके बेटे उन्हें तातुश बुलाते थे, तो तुम भी मुझे मेरे बेटों की तरह तातुश कहकर बुलाया करो। एक दिन तातुश को पता चला कि बेबी ने मकान बदल लिया है। तातुश ने बेबी से पूछा, क्या नए किराए के मकान में बाथरूम वगैरह है या नहीं? बेबी चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो यहाँ से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। अब बेबी को बाथरूम की सुविधा मिल गई थी, मगर मकान से संबंधित और भी अनेक परेशानियां थी। एक दिन तातुश के पूछने पर उसने बताया कि वह 6ठी-7वीं तक पढ़ी है। अगले दिन तातुश के पूछने पर बेबी ने कई बंगला कवियों जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र दत्त, सुकुमार राय आदि के नाम बता दिए। तब उन्होंने बंगला लेखिका तस्लीमा नसरीन की एक पुस्तक आमार में ये बेला देते हुए कहा कि वह इस पुस्तक को घर जाकर पढ़े। कुछ दिनों बाद तातुश ने उसे एक पेन और कॉपी भी दी और ये कहा कि तुम्हें अपने जीवन की जितनी भी बातें याद आए उन्हें इस कॉपी पर लिखते जाना। बेबी को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। अब बेबी दिन के समय काम करती और जब भी खाली समय मिलता तो उस कॉपी में अपने जीवन की बातें लिखने लगती। कई बार तो लिखते लिखते उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि कितना समय हो गया। कई बार लिखते हुए इतनी रात हो जाती कि लोग एक नींद तक पूरी कर चुके होते थे। एक दिन जैसे ही वो काम से घर लौटी तो उसने देखा कि किराए का मकान टूटा पड़ा है। उसका सामान बाहर वहीं पर है, बिखरा पड़ा है, बच्चे रो रहे हैं। बेघर हुए अन्य लोग तो और मकान देखने के लिए चले गए थे और मकान की तलाश में चले गए थे, लेकिन लेखिका सारी रात
अपने बच्चों के साथ वहीं बाहर ही बैठकर रोती रही। उसकी सहायता एक भोला नाम के मुसलमान ने की। वे उसके पिता और भाइयों को जानता था। जब तातुश को ये सब बातें पता चली तो उन्होंने अपने घर की छत पर स्थित एक कमरा बेबी को दे दिया। बेबी बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। अब उसके बच्चों की अच्छी देखभाल होने लगी। तातुश ने उसके बच्चों के लिए आधा लीटर दूध भी पर लगवा दिया। वह बेबी और उसके बच्चों की खूब देखभाल करते थे। बेबी का बड़ा बेटा उसके साथ नहीं था, क्योंकि पहले ही उसने उसे किसी काम पर लगवा दिया था। मजबूरी के कारण ऐसा करना पड़ता है, और अब उसे अपने बड़े बेटे का ठिकाना भी मालूम नहीं था। तातुश ने उसकी सहायता की और उसके बड़े बेटे का पता भी लगाया। साथ में उससे फोन पर बात भी करवाई और उससे मिलवा भी दिया। बेबी तातुश को अपने और अपने बच्चों के साथ स्नेह करते देखकर उसके प्रति बहुत बहुत आभारी थी। उसने सोचा कि इतना तो उसके माता पिता भी ना करते। अर्जुन के अन्य मित्र सुमित, रजत, राहुल भी आने लगे। इस कारण से बेबी का काम बढ़ गया था। तातुश ने बेबी से कहा कि तुम उस चिट्ठी का जवाब अवश्य लिखो। बेबी को थोड़ा संकोच था क्योंकि उसने पहले कभी चिट्ठी नहीं लिखी थी। वह मित्र उससे एक बड़े हैं। तातुश ने बेबी को बताया और ये भी बताया कि तुम उन्हें जेठू संबोधित करके चिट्ठी लिखो। बेबी की इस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना दूसरा खंड पूरा कर लिया है। तातुश ने तुम्हें बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी के बारे में अवश्य बताया होगा, जिन्होंने घर के सारे काम निपटाने के बाद चोरी चोरी लिखना शुरू किया था। वे केवल बंगला ही जानती थी। उनकी रचना पाखिर खांचा खांचार पाखी तुमने अवश्य पढ़ी होगी। मैं और तातुश बार बार सोचते हैं कि तुम शायद दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। एक दिन प्रातः बेबी के पिता उनसे मिलने आ पहुंचे। पिता ने उन्हें बताया कि माँ का निधन हो चुका है। बेबी 2 वर्षों से अपनी माँ से नहीं मिली थी और उसके निधन का भी उसे कुछ पता नहीं था। बेबी के बड़े भाई भाभी निकट ही रहते थे और उन्हें भी इस बारे में जानकारी थी, किंतु उन्होंने कभी उसे नहीं बताया। वो तो उसे कभी मिलने भी नहीं आए थे। बेबी का मन रिश्तेदारों से उठने लगा। उसे लगने लगा कि सब उसके साथ हैं, किंतु रिश्तेदार उसके साथ नहीं हैं। और अब वो किसी रिश्तेदार से मिलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके मन में अपने सगे भाई बंधु के प्रति उतना प्रेम नहीं रह गया था, कारण उनका व्यवहार। एक दिन पड़ोसी ने आकर उन्हें एक पैकेट दिया और कहा कि डाकिया भूल से तुम्हारा ये पैकेट हमारे घर पर दे गया है। बेबी पैकेट को देखकर बहुत हैरान हुई। उस पर बेबी का नाम लिखा था। बेबी ने खोलकर देखा कि उसमें एक पत्रिका थी जिसका शीर्षक था आलो अंधारी और उसके नीचे बेबी हालदार नाम लिखा गया था। अपना नाम पढ़कर उसका मन खुशी से झूम उठा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि आलो अंधारी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी एक प्रेरक आत्मकथा है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसे अवश्य पढ़ें। आइए अब इस अध्याय से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समाज में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखिए। बेबी हालदार द्वारा रचित आलो अंधारी नामक पाठ के अनेक अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अध्याय में इस प्रकार के अनेक अंश हैं। उनमें से कुछ अंश इस प्रकार हैं। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? इसके अतिरिक्त आगे देखिए।
किसी किसी दिन घर पहुंचने में मुझे देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर कहाँ हुई। वह कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतने घूमने घामने की क्या दरकार। जैसे कि आपको अध्याय में बताया ही था कि उसकी मकान मालकिन की बिना बात के पूछताछ चलती रहती थी, तो उसे इन पंक्तियों में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हम जानते ही हैं कि महिला के साथ इस प्रकार की छेड़खानी होती ही रहती है। आगे देखिए, उसकी अर्थात मकान मालिक के बड़े बेटे की बातों से यह साफ हो गया था कि मैं यदि उसके कहने पर चलूंगी तो उस घर में रह सकूंगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा कि यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। आदि आदि पाठ के इन अंशों के अतिरिक्त और भी बहुत से अंश हैं जिनसे समाज की ये सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे तो वर्तमान समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। स्त्री ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है, किंतु फिर भी समाज की सोच में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। समाज के प्रत्येक वर्ग, संप्रदाय, धर्म और जाति की स्त्रियां पुरुषों के अधीन हैं, फिर वे भले ही स्वावलंबी ही क्यों ना हो। जो स्त्री अकेले रहती है उसे पुरुष प्रधान समाज की गिद्ध दृष्टि का सामना करना पड़ता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। तो जैसे हमने अध्याय पढ़ा था, हमने देखा था कि उसका कोई भी रिश्तेदार उसकी सहायता के लिए नहीं आता है, बल्कि जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं है वो उसकी बहुत मदद करते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की अनेक सच्चाइयां उजागर होती हैं। सर्वप्रथम तो यह कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि हृदय के होते हैं। बेबी के परिवार में माता पिता, भाई भाभी आदि सभी थे, परंतु उसका साथ किसी ने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे माँ की मृत्यु की खबर भी नहीं दी। बेबी के भाई भाभी गुड़गांव में ही रहते थे, परंतु वे न तो उससे मिलने आते थे और ना ही उसकी कोई आर्थिक सहायता करते थे। दुर्गापुर में बेबी का पति उस पर अत्याचार करता था। तो स्पष्ट ही है कि बेबी की परेशानी का कारण उसके रिश्तेदार ही थे और उन्हीं रिश्तेदारों ने उसके दुखी होने पर उसकी सहायता भी नहीं की, मुसीबत में होने पर भी उसका कोई साथ नहीं दिया। दूसरी ओर बेबी का परिचित युवक सुनील उसके माता पिता और भाइयों का परिचित भोला और तातुश और उसके परिवार के सदस्य, ये सभी समय समय पर उसकी यथासंभव सहायता करते हैं। तातुश ने लेखिका के अर्थात बेबी के दुख दर्द को समझा और उसे अपने घर में शरण दी। निस्वार्थ भाव से उसके बच्चों की देखभाल की, उसके बड़े लड़के को खोज निकाला, उसे लेखिका बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया और अंत में उसकी सफलता में एक अहम भूमिका भी निभाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की अनेक सच्चाइयां उजागर होती हैं। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। तो ये तो हमारे समाज की ही बात है, हम प्रतिदिन यही सब देख रहे हैं और उसे देखकर अनदेखा भी कर रहे हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बेबी हालदार एक घरेलू नौकरानी है और उसने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की अनेक जटिलताओं को प्रस्तुत किया है। अध्याय में वर्णित समस्याओं के अतिरिक्त
वर्तमान समाज में घरेलू नौकरों को अन्य निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम, घरेलू नौकरों को अनेक घरों में काम करना पड़ता है। उन्हें आंधी, बारिश, धूप, सर्दी आदि सब सहन कर एक घर से दूसरे घर काम करने जाना पड़ता है। आगे देखिए, घरेलू नौकरों को वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता। साथ ही उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता जिससे वह एक ही घर में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। घरेलू नौकरों को प्रायः अवकाश अथवा छुट्टी नहीं मिलती। उन्हें प्रतिदिन ही काम पर आना पड़ता है। उन्हें साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती। इन सब के अतिरिक्त चौथा बिंदु देखिए, अपनी समस्याओं के कारण यदि घरेलू नौकर काम पर नहीं आ पाते तो उनके स्थान पर दूसरे नौकर को रख लिया जाता है, यानी कि उनका रोजगार पूर्णतः अस्थायी है। इन सब के अतिरिक्त नौकरी पर चोरी के आरोप लगना, मालिक की डांट को सहन करना, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध न कर पाना, काम के घंटे निर्धारित न होना, बीमार होने पर चिकित्सा सुविधा न मिलना, हर समय अपने मालिक को खुश रखने का प्रयास करना, गंदे वातावरण में भी अपना जीवन खुशी खुशी से जीना आदि उनके जीवन की अनेक समस्याएं हैं। उनका जीवन अनेक समस्याओं से भरा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो भी उत्तर बताए जा रहे हैं, आपके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं उत्तर को याद करें और लिखें। आप अपनी सूझबूझ से अपने उत्तर स्वयं भी बना सकते हैं। हम सभी इस समाज का हिस्सा हैं और हमारे समक्ष ही घरेलू नौकर काम करते हैं, तो आप उनकी समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित भी हैं। आप अपनी सूझबूझ से भी ये उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय का सार तो किया ही है। उसके अतिरिक्त जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे अथवा इस अध्याय को पढ़ेंगे तो ये सभी उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमें पता ही है, बाल विवाह हुआ था बेबी का और छोटी सी उम्र में उनके 3 बच्चे भी हो गए। तो इन सब के अतिरिक्त आलो अंधारी में बेबी हालदार की अनेक व्यक्तिगत समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है, जैसे पति की ज्यादतियों को सहन करना, पति के अत्याचारों से तंग आकर गृह त्याग, अकेले 3 बच्चों का पालन पोषण करना, समाज में अकेले रहने के कारण नारी पर आने वाली अनेक मुसीबतों का सामना करना, गरीब लोगों के आवास की समस्या, सार्वजनिक शौचालयों के अभाव की समस्या, प्रवासी मजदूरों की समस्या, नारी शोषण की समस्या आदि आदि। यहाँ हम आपके समक्ष केवल 2 प्रमुख समस्याओं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि 2 प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो हम वही लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त समस्याएं तो बहुत हैं। प्रथम जिन समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं उनमें प्रथम है अकेली रह रही महिला की स्थिति। यह पुरुष प्रधान समाज किसी स्त्री के अकेले रहने पर उसकी मदद करने की अपेक्षा उसे और अधिक परेशान करता है। अकेले रहने वाली स्त्री चाहे परित्यक्ता, विधवा अथवा अविवाहित हो, उसे पुरुषों द्वारा आसान शिकार ही समझा जाता है। उसकी प्रत्येक गतिविधि पर समाज की कड़ी नजर रहती है। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अन्य विवाहित स्त्रियां भी उसे संदेह की दृष्टि से देखती हैं और उस पर आक्षेप करती हैं, अर्थात स्त्री ही स्त्री की दुश्मन हो जाती है। परंतु यह परिस्थिति समाज की घटिया मानसिकता का ही परिचय देती है। प्रत्येक पुरुष एवं नारी का कर्तव्य बनता है कि किन्हीं कारणों से अकेली रहने वाली स्त्री की यथासंभव सहायता करें। आइए अब दूसरी समस्या को पढ़ते हैं। निर्धन परिवारों के आवास की समस्या। आवास की समस्या तो आज के समय में निर्धन परिवारों के लिए बहुत बहुत बढ़ती ही जा रही है।
घरेलू कामकाज करने वालों के सामने आवास की एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है, जहां चारों ओर गंदगी एवं बदबू होती है और शौच के लिए भी बहुत परेशान होना पड़ता है। अवैध बस्तियों में बने इनके आवास स्थान में 8-10 परिवारों के बीच केवल एक शौचालय ही होता है। घरों में भी दम घोटू वातावरण होता है। तो आपने देखा कि आलो अंधारी में बेबी हालदार की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ समाज में भी फैली अनेक समस्याओं को दिखाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू, जो कि तातुश के एक प्रकाशक मित्र हैं, उनका यह कथन इस सत्य को उद्घाटित करता है कि बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी ने विषम परिस्थितियों का सामना किया था। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता था। उनके परिवार में स्त्री के लिए लिखना पढ़ना वर्जित था, परंतु आशापूर्णा देवी ने अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा को मरने नहीं दिया। उन्होंने चोरी छिपे लिखना शुरू किया और वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न लेखिका बनी। बेबी हालदार को भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु तातुश एवं अन्य लोगों की प्रेरणा से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जो अनेक भाषाओं में अनुदित भी हुई। अतः जेठू के इस कथन से रचना संसार का यह सत्य स्पष्ट होता है कि भले ही कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित न हो, परंतु यदि वह प्रयास करे और निरंतर लेखन कार्य में जुटा रहे तो वह भी यश और कीर्ति प्राप्त कर सकता है। लेखन क्षमता केवल जन्मजात नहीं होती, उसे अभ्यास द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति में लेखन प्रतिभा का विकास हो जाता है, वह अपनी रचनाओं से संसार के समक्ष नवीन मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जैसे कि बेबी हालदार ने करके दिखाया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न एक कल्पना पर आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर भी कल्पित ही है। आप अपने आधार पर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। मेरे उत्तर से काफ़ी अलग भी आपका उत्तर हो सकता है। तो अपनी कल्पना के आधार पर हमने उत्तर लिखना है। सार हमने पढ़ा ही है। आइए जो हमने उत्तर लिखा है उसे देखते हैं। यदि बेबी के जीवन में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन निश्चय ही घरेलू नौकरों के जैसा होता। धन कमाने के उद्देश्य से उसे कई घरों में काम करना पड़ता और घर का खर्च चलाने के लिए उसे गंदी बस्तियों में रहना पड़ता। उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध न हो पाता और उन्हें कहीं बाल मजदूरी के लिए बाध्य होना पड़ता। बेबी किसी घृणित घटना का शिकार भी हो सकती थी। उसके पिताजी भी उससे कभी मिलने नहीं आते। वह आत्मकथा भी शायद न लिख पाती और हम एक अच्छी लेखिका के लेखन कार्य से अवगत न हो पाते। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उसका जीवन नारकीय हो सकता था। जैसे कि हमने सार में देखा ही है कि तातुश ने बेबी की जिंदगी में काफ़ी सुधार लाए, उनकी बहुत सहायता की और उन्हें लेखन कार्य के लिए भी प्रेरित किया, जिस कारण से वो एक अच्छी लेखिका बन पाई। यदि वे ना होते तो शायद इसके विपरीत स्थिति होती। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। आपने सार में पढ़ा था कि जब तातुश ने बेबी से पूछा कि क्या तुम किसी कवि या रचनाकार को जानती हो या कोई नाम याद है, तो उन्होंने नाम लिए थे श्री रामकृष्ण, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि आदि। उसी पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है। पढ़ते हैं। पाठ में आए इन व्यक्तियों का देश के लिए विशेष रचनात्मक महत्व है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में चर्चा करें। श्री रामकृष्ण, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय, एनी फ्रैंक।
तो प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है और इन महान रचनाकारों ने अपने साहित्य से समाज को नवीन राह दिखाई है। इन सभी ने साहित्य को विस्तृत बनाया है। इनका योगदान हमें आज तक जीने की राह दिखा रहा है। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं श्री रामकृष्ण जी का, भारत के महान संत और विचारक। रामकृष्ण जी का जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल में हुआ। ये काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को भी पढ़ा। ये सब धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ था। इनका परिवार कोलकाता का एक समृद्ध परिवार था। ये महान विचारक, कवि, नाटककार, चित्रकार, कहानीकार और गीतकार भी थे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए भारत को राष्ट्रगान इन्होंने ही दिया था। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि इनका भारतीय साहित्य में नाम अमर रहेगा। काजी नजरुल इस्लाम। इनका जन्म आसनसोल के समीप 1899 को हुआ। इन्होंने 3000 के करीब गाने लिखे। ये लेखक, कवि, अभिनेता, संगीतज्ञ, संगीतकार, गायक और दार्शनिक भी थे। इनकी कविताओं में विद्रोह का गुण भी मिलता है, इसी कारण इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता है। ये मनुष्य के ऊपर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर लिखते थे। इनके संगीत को नजरुल गीति कहकर पुकारा जाता है। शरत चंद्र बंगला साहित्य के एक चमकते सितारे थे। इनकी रचनाओं में जो सच्चाई दिखाई देती है वह शायद किसी अन्य लेखक के लेखन में नहीं दिखाई देती। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के देवानंदपुर नामक स्थान में 15 सितंबर 1876 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल और माता का नाम भुवन मोहिनी था। बांग्ला साहित्य को इन्होंने देवदास, बड़ी दीदी, परिणीता, चरित्रहीन, श्रीकांत जैसे उपन्यास दिए। सत्येंद्र नाथ बंगला साहित्य के प्रसिद्ध कवि। जन्म 1882 ईस्वी में। पिता का नाम श्री रजनीकांत, जो एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ये बंगाली पत्रिका भारती के लिए कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं ने बंगला साहित्य को बहुत समृद्ध किया। सुकुमार राय बांग्ला साहित्य के चमकते सितारे। इनका जन्म 1887 में कोलकाता में हुआ। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। इनके पिता उपेंद्र नाथ चौधरी एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे, अतः लेखन इनके खून में ही था। सुकुमार राय के पुत्र सत्यजीत राय एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे जो हम सभी जानते हैं। एनी फ्रैंक एक यहूदी परिवार की साधारण सी बच्ची। उसे हिटलर की यहूदियों से नफरत के कारण के बारे में नहीं पता था। उसे विवश होकर 2 साल तक छिपकर रहना पड़ा। उसकी ये तड़प, चिंता, परेशानी उसकी डायरी में स्पष्ट दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी इन सब के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आप अन्य पुस्तकों के माध्यम से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।